हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन। आज हम जो है लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और आपसे यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। सेशन अगर आपको पसंद आते हैं तो इनको आपको पता है क्या करना है, आपको लाइक करना है और सभी को शेयर जरूर करना है अपने सभी ग्रुप्स में, ताकि सभी की हेल्प हो जाए, क्योंकि यहाँ पर फ्री कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है। तो सभी लोग इसको लाइक कर देना। और साथ ही चलिए बढ़ते हैं अपनी आज से इस क्लास तक। लर्निंग डिसेबिलिटी है और इसके अंदर जो मेनली बेसिक जो आपकी अक्षमताएं हैं उनको तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में आपका जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है और जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जो मैंने आपको थ्योरी पार्ट करवाया था ना, जिसका मैंने लिंक भी टेलीग्राम पर डाला था, वो थ्योरी पार्ट मैंने कंप्लीट आपके साथ जो है डिस्कस किया है और उसमें आपको सारी चीजें इंक्लूड करके दी है। तो अगर आप वो कर जाते हो, साथ ही अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो इस टॉपिक में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम थ्योरी पार्ट कर चुके हैं और सेम प्रोसेस ही रहेगा। क्वेश्चन करते रहेंगे और बीच बीच में थोड़ा सा कंसेप्ट में आपके लिए ऐड करती रहूंगी। ठीक है, थोड़ा सा मिर्च मसाला टाइप में आपके लिए ऐड करती रहूंगी। ठीक है, ताकि बोरिंग ना लगे चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करेंगे फटाफट से सभी लोग और फिर मुझे इसका क्या करेंगे, आंसर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी टीचिंग वे समझ में आ रही है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करिए और फिर फटाफट से आप मुझे आंसर करेंगे। हर्ष ठाकुर ने 1 का 4 भी दे दिया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। क्योंकि हम डिसेबिलिटी से डील कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स है, स्पेशल उनकी आवश्यकताएं हैं। ठीक है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं ये, तो इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका क्या एक करेक्ट सीक्वेंस होनी चाहिए, कौन सा मूल्यांकन का सही क्रम है। ठीक है, क्रम है। ठीक है, जो भी है ये। चलो सबसे पहले आप स्क्रीनिंग करेंगे, फिर चाइल्ड फाइंड करेंगे, फिर डायग्नोज करेंगे या फिर इवैल्यूएट करेंगे। दूसरा है चाइल्ड फाइंड करेंगे। चलो खुद बताओ इसका क्या आंसर आएगा, 1 का क्या आंसर आएगा। सभी एक दूसरे की कॉपी नहीं करेंगे, अपना अपना दिमाग लगाएंगे। ठीक है, और फिर मैं आपके साथ क्या करूंगी, इसको डिस्कस करूंगी। ठीक है, पढ़ लिया सबने, फटाफट से इसका आंसर करिए। अंतर प्रभावी 1 का 4 मार्क कर रहे हैं, हर्ष ठाकुर भी 1 का 4 मार्क कर रहे हैं। चलिए 4 को एक बार देख लेते हैं। 4 कहता है कि चाइल्ड फाइंड। बिल्कुल सही बात है भाई, सबसे पहले तो हम बच्चे को फाइंड करेंगे, है ना। हमें ऐसा बच्चा देखना है कि भाई जो, देखो 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक होता है नॉर्मल बच्चा और एक होता है आपका स्पेशल बच्चा। अब स्पेशल में आपके डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी आ जाते हैं, इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं वो भी आ जाते हैं, और जो आप कह सकते हो कि गिफ्टेड बच्चे होते हैं ना, जो मतलब बहुत आगे आगे ही चलते रहते हैं, टीचर से भी आगे चलते रहते हैं, सुपीरियर बच्चे, वो सब आपके स्पेशल के अंदर आ जाते हैं। और नॉर्मल बच्चे आपके वो 92 और जो 110 का IQ है वो वाले होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चाइल्ड फाइंड करना है, तभी तो आप सारी चीजें करेंगे। पहले तो आप बच्चे को ही फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आएगा स्क्रीनिंग का प्रोसेस। स्क्रीनिंग मतलब आप ये देखेंगे कि किस बच्चे को क्या समस्या है। ठीक है, कौन सा बच्चा है भाई जो आपका नॉर्मल है, कौन सा बच्चा है आपका जो डिसेबिलिटी वाला है। ठीक है, उसके बाद आप डायग्नोज करेंगे, और डायग्नोज करने का मतलब क्या है, निदान करना। निदान करना मतलब क्या समस्या है उसके साथ, ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, स्क्रीनिंग के बाद होता है वो। और जब आपने समस्या फाइंड आउट कर लिया, फिर आप क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो 1 का जो है वो 4 आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आप सभी लोगों ने दिया है। आई थिंक आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही है। ठीक है, तो 1 का 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे थोड़ा सा मैंने इंक्लूड करा है कि लर्निंग जो डिसेबिलिटी होती है वो होती क्या है। ठीक है, देखो लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि आप कह सकते हो हिंदी में अधिगम अक्षमताएं, या फिर आप असमर्थता भी कह सकते हो हिंदी में, अधिगम की असमर्थता। ठीक है, तो आपके सामने 2 टर्म होते हैं, एक होता है आपका आपकी इम्पेयरिटी होती है और दूसरा आपकी होती है डिसेबिलिटी। तो दोनों ना अलग अलग चीजें होती है। डिसेबिलिटी इज काइंड ऑफ कि आपका जो ब्रेन है वो फंक्शनल नहीं कर पाता है, ये सिर्फ आपकी सीखने की अक्षमता है, कि आपको सीखने से संबंधी कुछ विकार है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली तौर पर आपको कोई दिक्कत है, आपके माइंड का जो है कहीं ना कहीं माइंड जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ब्रेन का जो फंक्शनिंग है वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जेनेटिक भी हो सकता है, अनुवांशिक भी हो सकता है, मतलब आपकी पेरेंट्स के थ्रू आपको आया हो, वो भी ये हो सकता है। दूसरा न्यूरोबायोलॉजिकल होता है, ये सारे फैक्टर्स जो कि ब्रेन की जो फंक्शनिंग है ना वो अच्छे से नहीं हो पाती है। ठीक है, तो लर्निंग जो डिसेबिलिटी है वो एक समस्या नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो कि बच्चे का दिमाग नहीं चलता, बच्चा जो है इंटेलिजेंट नहीं है, या फिर उसको मोटिवेशन की कमी है तब ये समस्या आ रही है, आप ऐसे नहीं कह सकते हो। अगर उस बच्चे को अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए तो ये धीरे धीरे ठीक हो सकता है। ठीक है,
तो लर्निंग डिसेबिलिटी कोई भी एक ऐसी चिंता वाली विषय नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो कि बच्चे में दिमाग नहीं है, उसमें बुद्धि नहीं है, आप ये नहीं कह सकते हो। एक लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा भी बढ़िया परफॉर्म कर सकता है अगर उसको एक अच्छा सपोर्ट मिले। ठीक है, तो इसमें बच्चे को क्या क्या डिफिकल्टी आती है, बच्चे को बेसिकली इसमें लर्निंग से रिलेटेड जो डिफिकल्टी आती है, जैसे बच्चा रीड नहीं कर पाता है, ठीक है, रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जिसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। राइटिंग रिलेटेड बच्चे को समस्या आती है, बच्चे को लिखने संबंधित विकार हो जाता है जिसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। सुन नहीं पाता है अच्छे से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से नंबर्स के साथ प्ले नहीं कर पाता है। तो ये सारी नीचे आएंगी, सारी मैं एक करके आपके साथ इंक्लूड भी करूंगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई बेसिक जो लर्निंग की प्रॉब्लम है वो बच्चे को आती है, इसके अलावा बच्चे के सामने हायर लेवल स्किल्स होती है वो भी बाधित होती हैं। जो उच्च स्तरीय कौशल होते हैं जैसे ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है, टाइम की प्लानिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग नहीं लगा पाता है, ठीक है, मेमोरी में उसको दिक्कत होती है, अटेंशन नहीं दे पाता है, तो ये चीजें भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑटिज्म। ऑटिज्म के बारे में आपको दो स्टेटमेंट यहां पर दी गई है, दोनों स्टेटमेंट को आप बढ़िया से रीड करेंगे और फिर मुझे आंसर करेंगे। फर्स्ट कहता है ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, विकासात्मक कह सकते हो अक्षमता है या फिर विकलांगता है। दूसरा कह रहा है कि ऑटिज्म अफेक्ट्स पीपल डिफरेंटली एंड टू वेरिंग डिग्री, यानी कि अलग अलग तरीके से अलग अलग डिग्री तक प्रभावित कर सकता है ऑटिज्म। ऑटिज्म आप सबको पता होगा ना क्या होता है ऑटिज्म, तो फटाफट से आंसर मार्क करेंगे, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, सेकंड का बताएंगे सभी। 1 का 4 बिल्कुल सबका सही है, 1 का 4 सभी का सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सेकंड का आप दे रहे हैं 2, उषा शर्मा 2, अच्छा 2 ठीक है, समझ गई मैं, बी ओके। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आपके बिल्कुल ही दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड बी इज ट्रू, दोनों ही सही है भाई। ऑटिज्म आपका एक विकासात्मक विकार आप इसको कह सकते हो, ठीक है, विकास से संबंधी आपकी समस्या है। साथ ही वेरिंग भी करता है भाई पीपल टू पीपल, ठीक है, डिफरेंटली वेरी करता है। तो ऑटिज्म के बारे में अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो आपको ये पता रहना चाहिए है कि भाई ऑटिज्म में जिस बच्चे जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है ना, वो बच्चा मतलब वो एक तो ना सोशल नहीं होता बिल्कुल भी, वो किसी से बात करना, कोई उससे बात करे उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। काफी सारे यहाँ पर मैंने चीजें लगाई हुई है, आप इनको देख सकते हो। हिस्टेरिक्स का मतलब होता है कि एक सेकेंड, हिस्टेरिक्स का मतलब होता है कि बच्चा ना मतलब फियर में बहुत रहता है, कंफ्यूज टाइप है ना, मतलब वो बहुत डरा सा रहता है हर चीज से। उसके बाद है कि वो खुद से अलोन खेलना पसंद करता है, क्योंकि वो बच्चा सोशल नहीं होता, उसे लोगों के साथ घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, वो अकेले में रहना पसंद करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा जो ऊंचा जो मतलब जो लाउड नॉइस होता है उसके प्रति सेंसिटिव होता है, वो नहीं सुन सकता उस चीज को। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका ये क्या लिखा हुआ है, हाँ, अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, मतलब बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं करता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि आप इसमें एक अगर मैं कंक्लूड करके अगर आपको बताऊं तो ये ना बच्चे अटेंटिव होते हैं, आप इनको कितना ही बोलो वो आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, डरे हुए से होते हैं, सोशल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, अकेलेपन में रहना वो एक तरीके से क्या फील करते हैं, कोई मतलब टच करे तो वो उसका रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। ठीक है, स्पीच डेवलपमेंट इन बच्चों का बाधित होता है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ लेनी है ऑटिस्टिक बच्चे से रिलेटेड। ठीक है, और ये वही चीज है जो मैंने यहाँ पर लिखी। कम्युनिकेशन में दिक्कत होता है, सेल्फ रेगुलेशन, मतलब इन बच्चों को केयर की जरूरत होती है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे और आंसर करेंगे। गुड इवनिंग है जी, सभी को गुड इवनिंग है। ठीक है, टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट हैविंग डिस्कैल्कुलिया, डिस्कैल्कुलिया क्या होता है ये पता होना चाहिए, उसके बाद आप इसका आंसर कर देंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू, क्या आपका इंपॉर्टेंट है, डिस्कैल्कुलिया की बात हो रही है, और डिस्कैल्कुलिया की अगर बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलिया मतलब कैलकुलस, और कैलकुलस मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड समस्या बच्चे को होती है। ठीक है, मैथमेटिकल मतलब नंबर्स के साथ बच्चा कहीं ना कहीं प्ले नहीं कर पाता है, नंबर्स को, अर्थमेटिक प्रॉब्लम बच्चे को यहाँ पर होती है। तो क्या है आप इसका आंसर वो मुझे बताएंगे। चलिए, फर्स्ट है सेट स्ट्रिक्ट टाइम कॉन्स्ट्रक्ट टू फिनिश। देखो स्ट्रिक्ट आ गया तो है ना, ये मतलब कुछ शब्द ना ऐसे होते हैं जो बहुत नेगेटिव टाइप से होते हैं, जिनको आप देखते ही इग्नोर कर सकते हो, बट फिर भी एक बार पढ़ लो पूरा, क्या पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा। कार्य पूरा करने के लिए सख्त समय सीमा बिल्कुल भी निर्धारित हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। प्रोवाइड विजुअल कैलकुलेटर्स एंड मैथ ऐप टू स्टूडेंट, बच्चे को विजुअल कैलकुलेटर मतलब जो बच्चा देख सकता है, ठीक है, विजुअल हो, जो उसके सामने हो, जो दृश्य में मतलब उसको दिखाई दे, ठीक है, दृश्य वाला हो, और
और मैथमेटिकल एप्स बच्चे को अगर हेल्प करते हैं। तीसरा है इंक्लूड एडिशनल कंटेंट टू ओवरशैडो रेलेवेंट इन टेक्स्ट कंटेंट, पाठ के संदर्भ में प्रासंगिकता को छिपाने के लिए अतिरिक्त सामग्री को शामिल करें या फिर अच्छा मोर देन तो छोड़ ही दो। तो इसका तो बहुत ही काफी सिंपल सा इसका जवाब आप सभी का मिलेगा, 3 का 2 आप सभी लोग मार्क कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा मतलब विजुअल कैलकुलेटर और मैथ ऐप का मतलब है कि बच्चे को कंक्रीट चीजें आप ज्यादा प्रोवाइड कराइए, क्योंकि उसको मैथमेटिक्स समस्या है, वो नहीं समझ सकता है, नंबर्स के साथ वो कहीं ना कहीं प्ले नहीं कर सकता है, तो आप उसको कंक्रीट ऑब्जेक्ट दीजिए ताकि वो देख करके समझ सके। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे नहीं जा सकता है बच्चा, तो ऐसी चीजें जो बच्चा खुद से हैंडल कर सकता हो, फील कर सकता हो, देख सकता हो, ऐसी चीजें इन बच्चों को देनी चाहिए ताकि इनको दिक्कत ना हो। ठीक बात। देखो डिस्कैलकुलिया क्या है, डिफिकल्टी है किसमें, अंडरस्टैंडिंग नंबर्स को नहीं समझ सकता है, लर्निंग में है, कॉम्प्रिहेंडिंग मतलब मैथमेटिक्स ही अर्थमेटिक प्रॉब्लम बच्चे को होती है यहाँ पर। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में बच्चे को समस्या आती है, तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपकी वो यहाँ पर समझ सकते हो। इसके अलावा जो डिस्कैलकुलिया है इसको क्या बोला जाता है, इसको मैथ का डिसलेक्सिया बोला जाता है, गणित का डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, मतलब रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर होता है ये, मतलब रीड गलत करता है बच्चा, मतलब कि बी को डी पढ़ता है। ठीक है, बी को डी पढ़ता है, तो ये चीजें होती है इसमें, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखें कि मैथ डिसलेक्सिया जो है इसको बोला जाता है डिस्कैलकुलिया को। उसके बाद सपोर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, ऐसे बच्चों को हम सपोर्ट करने के लिए जिनको डिस्कैलकुलिया है क्या हम कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, कंक्रीट एग्जांपल्स ले सकते हैं। ठीक है, बच्चे की रियल जिंदगी से रिलेटेड हो सारी चीजें, ताकि वो अच्छे से समझ पाए, चीजों को अच्छे से अप्लाई कर पाए, तो कंक्रीट एग्जांपल्स के साथ हम बच्चे को ले सकते हैं। विजुअल एड्स हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, और विजुअल कैलकुलेटर और मैथ ऐप टू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 2 ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था, 2 ऑप्शन सबने बताया है जो कि बिल्कुल सही है। और कंक्रीट ऑब्जेक्ट का यूज ऑफ कॉइन्स, ब्लॉक्स, पजल्स की हेल्प से हम बच्चे को मैथमेटिक्स के जो आइडिया है वो पढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी कि कंक्रीट चीजें जो बच्चा देख सकता हो, ठीक है, जो उसके सामने हो, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट चीजों को करने में उनको दिक्कत आती है। यहां तक समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स लर्नड हेल्पलेसनेस ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया के दौरान सीखी गई असहायता का वर्णन करता है। चलिए बताइए मुझे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे और आप आराम से इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपने बस समझदारी से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, फिर ये आपका पूरा मार्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए। स्टूडेंट्स परसेप्शन दैट देयर एक्शन डू नॉट अफेक्ट आउटकम लीडिंग टू अ लैक ऑफ एफर्ट, विद्यार्थियों की यह धारणा कि उनके कार्यों का परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण प्रयास में कमी आती है। मतलब बच्चे ये सोचते हैं कि मैं अगर कोई काम करूंगा तो उससे कुछ होना नहीं है, तो ये सोच करके वो करता ही नहीं है उस चीज को, ये है इसका मतलब। दूसरा है कि एक टीचिंग मेथड दैट एम्फसाइजेस लर्निंग थ्रू रिपीटेशन, एक शिक्षण पद्धति जो पुनरावृत्ति के माध्यम से सीखने पर जोर देती है। ठीक है, या फिर अ स्टेट वेयर स्टूडेंट लर्न बेटर देन स्ट्रेस, एक ऐसी स्थिति जहां छात्र, ये तो गलत है ना, तनाव में तो बिल्कुल नहीं सीखेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने आईसीटी नहीं करवाई है जी, अभी तक आईसीटी नहीं कराई है। चलो, आउटकम ऑफ कंसिस्टेंट रीइंफोर्समेंट इन द क्लासरूम सेटिंग, कक्ष में लगातार सुदृढ़ीकरण का परिणाम। चलिए मार्क करिए, 4th का आप मार्क करेंगे, 4th का सोच समझ के मार्क करिएगा। 4th का अंतल प्रभा कह रहे हैं 4th का 1 है, पूजा रानी कह रहे हैं 4th का B है। चलो रिपीटेशन की बात कर रहा है ये, आईसीटी की मैं ले लूंगी। ठीक है, क्लासेस में ले लूंगी आईसीटी की, सोच रही हूँ मैं उसके बारे में। ठीक है, तो प्रिपेयर करना पड़ेगा मुझे उसका कंटेंट, देखते हैं उसका 1-2 दिन में लेकर के आते हैं। भाई देखो ध्यान से पढ़ो इस चीज को, लर्न हेल्पलेसनेस को पहले समझो कि होती क्या है। देखो मतलब इससे समझो, ये जो लिखा है ना, लर्न मतलब सीखा हुआ, और हेल्पलेसनेस मतलब कुछ ऐसी चीज आपने पहले से ही सीख के रखी है जो आपको हेल्प नहीं कर रही है। ठीक है, मतलब कि आप कुछ भी काम करो उससे पहले ही आपने खुद को असहाय बना दिया है। लाइक अगर मान लो किसी ने अभी टीजीटी का फॉर्म भरा है, चंडीगढ़ का किसी ने, मान लो, ठीक है, फॉर्म तो भर दिया, अब वो पहले से ये सोच के बैठा हुआ है कि यार फॉर्म तो भर दिया पर मेरा हो नहीं सकता, मुझे पता है मेरा नहीं होगा, और ये सोच करके वो तैयारी ही नहीं करे, तो वो है आपकी लर्न हेल्पलेसनेस। मतलब पहले ही दिमाग में ये बिठा के बैठ गए हो कि हम कुछ भी कर ले हमारे आउटकम सही नहीं आएंगे।
ठीक है, और इसकी वजह से हम एफर्ट ही नहीं डालते हैं, वो है ये चीज। तो फोर्थ का क्या आ जाएगा, फोर्थ का ए आ जाएगा। समझ में आया सबको, फोर्थ का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। किस किसने दिया है ए मार्क फोर्थ का, सॉरी 2 नहीं है 1 है, ठीक है 1 आ जाएगा फोर्थ का। नेक्स्ट पे चलो फोर्थ का ए पूजा गौतम ने दिया है, बहुत बढ़िया। चलो लर्न हेल्पलेसनेस, वो ये कि एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, मतलब हमारे अंदर ही ये चीजें कहीं ना कहीं पनप जाती है। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल बहुत ही पावरलेस फील करता है, मतलब वो खुद की जो स्थिति है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, मतलब उसको खुद के अंदर बिलीव ही नहीं है कि वो कर सकता है, इसलिए वो करता भी नहीं है उस चीज को। ठीक है, चलो इंपेयरमेंट क्या है, इंपेयरमेंट इज अ डैश कंडीशन व्हाइल डिसेबिलिटी इज अ डैश कंडीशन। फटाफट फिल करिए इंपेयरमेंट और डिसेबिलिटी। इंपेयरमेंट और डिसेबिलिटी में मैंने फर्क बताया है ना, डिसेबिलिटी आपकी क्या है, आपकी डेवलपमेंटल है, ठीक है, आपकी विकासात्मक, आपकी लर्निंग से रिलेटेड आपका डिसऑर्डर है, जबकि जो इंपेयरमेंट है वो आपका फिजिकल है। ठीक है, आपका कैसा है, आपका फिजिकल है। ठीक है, बायोलॉजी, अच्छा मैंने बता ही दिया ये तो आपको चलो मैंने बता ही दिया इसका। तो फिफ्थ का मार्क करेंगे सभी, फिफ्थ का किया किसी ने, चलिए इसको करते हैं, है ना, ज्यादा ऐसे टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। देखो ऑपरेटिव फिजिकल नहीं होगा, सोशल साइकोलॉजिकल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बायोलॉजिकल और फंक्शनल होगा। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो फंक्शनल। जब भी हम डिसेबिलिटी की बात करें तो हम क्या बात करते हैं कि कहीं ना कहीं ये क्या है कि ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है, लिखने समस्या विकार है, मैथमेटिक्स को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, अफेजिया है, डिस्टोपिया है, तो ये सारी चीजें है, तो वो फंक्शनल रिलेटेड है। और जो आपका इंपेयरमेंट है वो कौन सा है, वो आपका बायोलॉजिकल है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे। फिफ्थ का सी, हाँ जी फिफ्थ का सी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीएचडी विद इन माइक्रो सेकेंड्स। इसका जवाब आना चाहिए, सेकंड भी नहीं लगना चाहिए इसका, सेकंड में तो आप वहां पर फिल भी कर दो अपना चलो सिक्स का आंसर बताएंगे, एडीएचडी का फुल फॉर्म आप बताएंगे सभी। ये जितने भी क्वेश्चन है ना ये सब मैंने थ्योरी में कवर किया है, सब कुछ मैंने थ्योरी में कवर किया है। सिक्स का बता रहे हैं 3, हर्ष ठाकुर कह रहे हैं सिक्स का 3 है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, थर्ड ही आएगा, ऑटिज्म ऑटो ये सब नहीं आएगा। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, नाम से ही आप ध्यान में रख सकते हो। अटेंशन यानी कि जो ध्यान है, अटेंशन होना है, मतलब वो उसकी कमी है, बच्चा अटेंटिव नहीं होता है और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, मतलब टिक के नहीं बैठ सकता एक जगह। एक आप कह सकते हो रिपीटेटिव बिहेवियर शो करता रहता है, मतलब कोई भी चीज है उसको वो बार बार सेम रिपीट पे करता रहता है बिना रुके, नॉन स्टॉप। ठीक है, तो वो क्या है, वो एडीएचडी है। ठीक बात, सिक्स का जो 3 है वो बिल्कुल सही है। चलिए एडीएचडी के बारे में थोड़ा सा बात करें तो आपका ये क्या है, एक डेवलपमेंटल ही है ये भी, और बिहेवियरल डिसऑर्डर है ये भी। ठीक है, विकासात्मक है ये सारी चीजें। इसमें अगर ध्यान में दें तो आपका जो अटेंशन है वो बहुत पुअर होता है, बच्चे जो है किसी भी स्थिति में ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, इंपल्सिविटी है, आवेगशीलता है बच्चे के अंदर, मतलब बहुत ही जल्दी वो आप कह सकते हो कि मतलब गुस्सा टाइप भी आ जाता है, बहुत ज्यादा मतलब डरे डरे से टाइप भी रहते हैं। ठीक है, मोर एक्टिव और रेस्टलेस होते हैं, मतलब टिक के नहीं बैठ सकते, बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं। और सक्रिय मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वो बस कुछ भी मतलब करते ही रहते हैं, रिपीटेटिव कुछ भी करते रहते हैं। ठीक है, डिफिकल्टी इन अडहेरिंग द, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन को नहीं मतलब सुनना नहीं चाहते, वो सुन नहीं सकते हैं ऐसे बच्चे। ठीक है, तो रूल्स को तो मानना है ही नहीं, हो ही नहीं पाता। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एज पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हम सभी ने पढ़ा था, इसके अकॉर्डिंग कौन सा इन बच्चों का एग्जाम्पल नहीं है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड का। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, मैंने पूरा कंप्लीट करवाया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। कौन सा नहीं है उसमें शामिल, एसिड अटैक विक्टिम शामिल नहीं है, सेरिब्रल पाल्सी नहीं है, या फिर चिल्ड्रन विद विजुअल इंपेयरमेंट नहीं है, कौन सा नहीं है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर आपकी जो डिसेबिलिटी, एक तो था आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट जो कि आपका 1995 हम पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, ये आपका 2016 में आया था और इसको इम्प्लीमेंट 2017 में लागू किया गया था, इसको याद है ना सभी को। यहाँ पर जो आपकी डिसेबिलिटी थी वो 7 थी और यहाँ पर आपकी डिसेबिलिटी 21 हो गई है, यानी कि 3 गुना आपकी हो गई है।
ठीक है, तो यहाँ पर कुछ थी, यहाँ पर कुछ थी, तो आपको 7 कौन कौन सी है वो भी पता रहना चाहिए और 21 कौन सी है वो भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो 7th का जो भी यहाँ पर 4 मार्क कर रहे हैं, डी मार्क कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। ये तीनों ही डिसेबिलिटी आपकी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लगाया है, बोर तो नहीं हो जाते हो मेरे इस तरीके से, मुझे कमेंट करके बता दो, फिर नेक्स्ट टाइम फिर मैं नहीं करूंगी। ठीक है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आरपीडब्ल्यू मतलब रिवीजन के लिए लगाती हूँ मैं कि भाई अभी कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ छूट रहा है ना, तो रिवीजन के लिए लगा देती हूँ ताकि आपको देखना भी ना पड़े। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की बात करें तो ये रिप्लेस करता है किसको, 1995 वाले को, 95 वाले को रिप्लेस करता है। और ये फोर्स वे कब आया था, 15 जून 2017 को आया था। इसमें जो डिसेबिलिटी वो आपकी 21 हो गई है। और इसके अलावा गवर्नमेंट के पास राइट है वो और भी इसमें ऐड कर सकता है, बट राइट नाउ आपकी 21 ही है। और 21 में कौन कौन सी है तो आप ये ध्यान में रख सकते हो भाई, ब्लाइंडनेस है कंप्लीट, अगर कोई मतलब किसी को अंधापन है, लो विजन है, ठीक है, लेप्रोसी, कर्ड पर्सन है, हियरिंग इंपेयरमेंट है, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग है। ठीक है, और ये डी फॉर हार्ट भी कितना 70 जो आपका डेसिबल यहाँ पर मांगा गया है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ड्वार्फिज्म बोनापन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मेंटल इलनेस है। ठीक है, तो ये सारा आप पढ़ लेंगे भाई। ठीक है, सारा आप पढ़ लेंगे, पूरे 21 के 21 डिसेबिलिटी है ये, तो ये भी जरूर ध्यान में रख लेना। पूरे आपके वो 7 वाले भी पता होने चाहिए और ये 21 वाले भी पता होने चाहिए। ठीक है, चलो डिसलेक्सिया का क्या मतलब होता है, डिसलेक्सिया का क्या मतलब है, जल्दी से जल्दी बता देंगे डिसलेक्सिया का क्या मतलब होता है। ऐसे ही लगाया करो मैम। ठीक है, ओके डन। चलो डिसलेक्सिया बताइए जल्दी जल्दी फटाफट से। लाइन लग जानी चाहिए अब तक तो डिसलेक्सिया की, 1 का 2। चलिए भाई इसमें थोड़ा भाई वेट नहीं करेंगे है ना, क्योंकि फिर टाइम बहुत लग जाता है। तो 8वें का 2 ही आएगा भाई। रीडिंग डिसऑर्डर है, आई थिंक कमेंट या फिर आपको लेट आते या तो 8 का जो है 2 आएगा, रीडिंग डिसऑर्डर ही है ये आपका। ठीक है, मतलब पढ़ने संबंधी बीमारी है, आप ये कह सकते हो, विकार है। इसमें बच्चा ना बी को क्या पढ़ेगा, डी पढ़ लेता है ऐसे, ये रीडिंग संबंधी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई, मतलब वो आप कह सकते हो मिरर इमेज बना देता है बच्चा। ठीक है, मिरर इमेज बना देता है, उसको लिखना कुछ है वो लिख कुछ देता है, मिरर इमेज बना देगा। ठीक है, मान लो एन है तो वो उसको ऐसे उल्टा बना देगा पूरा ऐसे। ठीक है, तो ऐसे रीडिंग संबंधी है। और अगर मान लो कई बार अगर आपसे पूछे ना, अगर आपको राइटिंग वाला पूछे तो राइटिंग वाला सबको पता है डिसग्राफिया ही होता है ना राइटिंग वाला, बट अगर ऑप्शन में डिसग्राफिया नहीं है ना तो आप राइटिंग के लिए डिसलेक्सिया को मार्क कर सकते हो, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, अगर ऑप्शन में डिसग्राफिया नहीं है राइटिंग के लिए तो फिर आप डिसलेक्सिया को फॉर राइटिंग मार्क कर सकते हो, रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए आप इसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा ये सारी एक बारी देख लो। चलो डिसग्राफिया क्या है भाई, आप अच्छे से लिख नहीं पाते हो। ठीक है, एबिलिटी टू राइट ये आपकी इफेक्ट हो जाती है। डिसकैलकुलिया आपका जो है कैलकुलेशन, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन आप उसको नहीं परफॉर्म कर पाते हो। ठीक है, डिस्पेजिया है आपकी एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो आपकी कम्युनिकेशन को बाधित करता है। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया की बात करो तो आपका एक मोटर डिसऑर्डर है जो आपकी कोऑर्डिनेशन, किसका समन्वय, टंग का, आपके जीभ का और आपके लिप्स का, जिसकी वजह से आपके साउंड प्रोड्यूस होते हैं, इसको अफेक्ट करता है। अफेजिया की अगर बात करें तो ये भी आपका क्या है, इंपेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज है जो आपकी एबिलिटी टू कम्युनिकेट यानी कि बोलने, मतलब आपका जो संचार है इसको बाधित करता है ये भी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक है आपका ये क्या है, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है। डिसर्थिया है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि आपका स्पीच को ही कहीं ना कहीं बाधित करता है। फिर डिस्टोपिया है, डिस्टोपिया मतलब जिसको होता है ना, मतलब उसको ना ऐसा लगता है जैसे कुछ अच्छा है ही नहीं जिंदगी में, उसको सब कुछ ना उजड़ा उजड़ा सा लगता है कि उसकी जिंदगी में अब कुछ मतलब खास बचा नहीं है, ऐसा वो फील करता है। ठीक है, तो मतलब फियरफुल लाइफ कह सकते हो और बहुत ही अजीब सा लगता है उसको। और स्टटरिंग जो होता है आपका वो क्या होता है, मतलब आप इसको तुतलाना कह सकते हो। ठीक है, तुतलाना आप इसको कह सकते हो शटरिंग को। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, पूरे के पूरे आपके लर्निंग डिसऑर्डर है ये। चलो पारुल की इंटेलिजेंस टेस्ट इंडिकेट दैट शी इज एवरेज टू अबोव, अच्छा पारुल्स इंटेलिजेंस टेस्ट इंडिकेट दैट शी इज एवरेज टू अबोव एवरेज, मतलब उसका जब हमने बुद्धि परीक्षण किया पारुल का तो वो कहता है कि वो एवरेज से अबोव एवरेज है, मतलब आईक्यू बढ़िया है उसका। ठीक है, मतलब आईक्यू कैसा है, बढ़िया है उसका। हाउएवर हर ग्रेड्स इन रीडिंग, स्पेलिंग, सोशल साइंस एंड साइंस आर वेरी लो, उसके जो ग्रेड है वो पढ़ने में, ठीक है, स्पेलिंग्स के बारे में, सोशल साइंस और साइंस में काफी कम है। हर मैथ ग्रेड आर क्वाइट हाई,
मैथमेटिकल जो चीजें है वो काफी बढ़िया, उसकी राइटिंग स्किल भी उसकी एडिकेट है। तो पारुल को कौन सा विकार है यहाँ पर, आप ये बताइए। पारुल को सबसे अधिक क्या संभावना है यहाँ पर, बताइए क्या संभावना है, भी पारुल को क्या समस्या आई हुई है। 8th का भी ठीक है, हो गया। 9th का बताइए। इसका जो आंसर है वो ऊपर की 2 लाइनों में ही छिपा हुआ है। अच्छा मुझे एक ये बताओ कि जो एवरेज होते हैं, औसत, इनका आईक्यू कितना होता है, और अबोव एवरेज का जो आईक्यू है वो कितना होता है, पता है किसी को? बताओ कमेंट करके। एवरेज का आईक्यू कौन सबसे पहले बताएगा मुझे, और अबोव एवरेज का आईक्यू कौन सबसे पहले मुझे बताएगा। डिसलेक्सिया बिल्कुल सही है इसका, ठीक है, डिसलेक्सिया बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले ही बता रहा है, ठीक है, पहले ही बता दे रहा कि इसको रीडिंग संबंधी समस्या, स्पेलिंग संबंधी है, वो पढ़ गलत रहा है, ठीक है, पढ़ गलत रही है। अंतर प्रभा 90 to 110 बोल रहे हैं, बट क्या एवरेज की अबोव एवरेज? चलो आप सही बोल रहे होंगे। एवरेज जो है वो आपका 90 से 110, या फिर आप कह सकते हो 89 से 109, कुछ भी हो सकता है। और अबोव एवरेज जो होता है वो आपका 110 से 119 कह लो, या फिर 120 कह लो, ठीक है। ये आईक्यू आपको पता रहना चाहिए। सी आ जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलिए। 10 क्वेश्चन है। राजू राइट 61 16, वो 61 को 16 लिख देता है, एंड ऑफन गेट्स कंफ्यूज्ड बिटवीन द लेटर बी एंड डी। तो क्या किसकी ये विशेषताएं हैं, बताओ किसकी विशेषताएं हैं, ये किसकी विशेषताएं हैं? फटाफट से। गुड, बहुत बढ़िया भाई, जो भी लिख रहे हैं 90 से 110, बट आपको ये भी लिखना चाहिए ना, ये एवरेज है, ठीक है। चलिए 10th का मार्क कर दीजिए जल्दी से। 10th का 61 को 16 लिख रहा है वो। अंतर प्रभा ने 1 मार्क किया है, जो कि बिल्कुल सही है, डिसलेक्सिया ही आएगा ये। देखो उषा शर्मा, ये राइटिंग समस्या नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था डिसलेक्सिया में, कि बच्चा रीड गलत करता है, ठीक है, वो बी को डी पढ़ेगा, मतलब मिरर इमेज बना देता है, और जब वो पढ़ गलत रहा है तो वो लिखेगा भी गलत, ठीक है। और ये सेम जो प्रॉब्लम है ना, वो मेरी बेटी के अंदर है, मैं खुद इस चीज को फेस कर रही हूँ। वो कुछ भी लिखती है ना, उसका मिरर इमेज बना देती है। भाई हर चीज का बना सकती है मिरर इमेज, हर चीज का, जब तक उसको ठोको ना कि भाई आप गलत लिख रहे हो, वो हर चीज का मिरर इमेज बना सकती है। मतलब कुछ भी लिखा है ना, उसको इतना ईजी करके उल्टा बना के दे देती है, ठीक है। तो डिसलेक्सिया जो आपका रीडिंग संबंधी है, ठीक है, पठन संबंधी विकार है आपका ये। ओके जी, ओके, कोई बात नहीं, अगर आप लाइव नहीं ले सकते हो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप बाद में भी देख सकते हो। चलो 11 को देखो भाई। अ चाइल्ड विद विजुअल इंपेयरमेंट, दृष्टि बाधित बच्चा है, मैक्सिमाइज लर्निंग विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से भाई उसकी जो लर्निंग है वो आप अधिकतम कर सकते हो। उसको देखने में प्रॉब्लम है, ठीक है, दृष्टि बाधित बच्चा है। बताओ डिस्प्ले बोर्ड, या फिर काइनेस्थेटिक सिस्टम, ऑडिटरी सिस्टम, लर्निंग एड्स, जल्दी जल्दी से बताइए। 11th का मार्क करेंगे फटाफट से। चलो जल्दी से बताओ। इलेवेंथ का 3, बहुत बढ़िया भाई, 11th का 3 है, ऑडिटरी सिस्टम, ठीक है, श्रवण प्रणाली, क्योंकि वो देख नहीं सकता, ठीक है, तो सुन करके सारी चीजों को वो कर सकता है। चलो 12 क्वेश्चन देखो। अ चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफिकल्टी इन राइटिंग, वो लिखने में उसको दिक्कत हो रही है, मतलब नियमित तौर पर उसको दिखने में जो है दिक्कत हो रही है। शी ऑल्सो एक्सपीरियंस ए चैलेंज इन फॉर्मेशन ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स को बनाने में, उनका फॉर्मेशन करने में उसको दिक्कत होती है, स्पेसिंग ऑफ वर्ड्स में उसको दिक्कत होती है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हिंट्स टुवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी। चलिए बहुत ही इजी से सवाल है, और फटाफट से इसका आप मार्क कर देंगे। लिखने संबंधी बोल रहा है भाई, पहले ही लाइन में इसका आंसर छुपा हुआ है, राइटिंग में डिफिकल्टी, और राइटिंग में डिफिकल्टी आपकी डिस्ग्राफिया होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ अटेंशन एंड इंपल्सिव बिहेवियर। स्पीच डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय शटरिंग एंड एरर इन आर्टिकुलेशन। लोकोमोटर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रोस मोटर इंपेयरमेंट।
या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रबल इन फॉर्मिंग लेटर्स और शेप। चलिए 13 का 12 का 1 दिया है, आई थिंक 12 का तो 2 था ना, एक बार चेक कर लो। दीक्षा शर्मा कह रहे हैं 12 का 1, 12 का तो शायद 2 था ना, डिसग्राफिया। 2 था, ठीक है। 13 का बताइए अब, डिसग्राफिया क्या है। 13 का 4 डी, बहुत बढ़िया भाई, 13 का 4 ही है, बिल्कुल आपका लिखने संबंधी है ये, ठीक है। तो आपको लेटर्स को और शेप को फॉर्मेशन में आपको दिक्कत आ रही है, आप उनको नहीं फॉर्मेट कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलिए। इट इज क्रिटिकल टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ, चलो देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। इट इज क्रिटिकल टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ डैश ऑफ ए चाइल्ड विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स एंड प्रोवाइड मीन्स टू बिल्ड अपॉन देम। आपको ऐसे बच्चे जिनको विशेष जो शिक्षा है उसकी आवश्यकता है, आप उनके किस एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले किस एरिया को आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसके वीकनेस को, उसकी कमजोरी को पता लगाएंगे, सबसे पहले इंक्लूजन को, स्ट्रेंथ को पता लगाएंगे, या फिर उसकी प्रॉब्लम क्या है इसको पता लगाएंगे। चलो अब देखते हैं, ब्लर दिख रहा है क्या, नहीं सही दिख रहा है ना। इसका आंसर करेंगे भाई 14। अब फंस गए सारे के सारे। चलो 14, का 14 का 4 दे रहे हैं, 14 का 1 दे रहे हैं, 14 का 4, 14 का डी, 14 का ए। लाइव रुक गया है क्या। नहीं भाई, किसी ने भी सही मार्क नहीं किया है, किसी ने भी सही मार्क नहीं किया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ना, इसका, अच्छा मेरे आवाज आ रही है सबको, लाइव रुक गया है क्या। 14 का जो आंसर आएगा वो आएगा 3, स्ट्रेंथ, प्रॉब्लम नहीं, वीकनेस नहीं, ठीक है। भाई एक बात बताओ, एक आपकी क्लास में एक बच्चा है, आवाज आ रही है, भी एक बार कमेंट करो प्लीज, क्या मतलब चल रहा है लाइव, ठीक से चल रहा है, क्योंकि इधर रुक रहा है आई थिंक मेरे पास फोन जो है। देखो भाई स्ट्रेंथ आएगा, आपकी क्लास में कोई भी बच्चा है, ठीक है, तो आपकी क्लास में कोई बच्चा है तो आप क्या करोगे सबसे पहले, और स्पेसिफिकली क्या है कि वो बच्चा आपकी स्पेशल नीड वाला बच्चा है, तो आप उसकी, एक तो आप बच्चे की कमजोरी पता लगाएं, फिर आप काम करें। आप बच्चे का स्ट्रेंथ देखिए, भाई कर क्या सकता है बच्चा, कितना कर सकता है, तब आप सारी चीजों को जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ आएगा, यहाँ पर बच्चे की स्ट्रेंथ आएगी, बच्चे की जो स्ट्रेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, ताकत, आप पहले वो देखेंगे, ठीक है। लाइव चल रहा है, ठीक है, रुका तो नहीं था ना बीच में, भाई स्ट्रेंथ आएगा इसमें, ठीक है, ओके ठीक चल रहा है, स्ट्रेंथ आएगा, वीकनेस नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा, इंक्लूजन नहीं आएगा। आप सबसे पहले अपने बच्चे का ये देखेंगे कि वो क्या कर सकता है, तो वो यहाँ पर स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है। 14 का फंस गए सारे यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, 14 का ध्यान में रखना है इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लाइंड, डीफ एंड डम कम अंडर विच कैटेगरी। भाई ऐसे लोग कह लो, बच्चे कह लो जो मतलब ब्लाइंड है, जिनको दिखता नहीं है, जो डीफ भी है, जो बहरे हैं, और डम है, किस श्रेणी के अंदर आते हैं। चलिए बताइए किस श्रेणी के अंदर आते हैं ये, फिजिकली हैंडीकैप, मेंटली हैंडीकैप, सोशली हैंडीकैप, या फिर इमोशनली हैंडीकैप। बिल्कुल इसमें क्या ही सोचना है ना, फिजिकल हैंडीकैप, बिल्कुल सही बात है, हर्ष ठाकुर ने सबसे पहले जवाब दिया है, इसमें क्या ही सोचना है। चलो नेक्स्ट, चलो 16 का, लर्निंग डिसेबिलिटी आर जनरली फाउंड, सीखने संबंधी अक्षमताएं आमतौर पर पाई जाती है। 16 का आंसर करेंगे आप सभी, सीखने संबंधी अक्षमताएं आमतौर पर पाई जाती है इन स्पेशली दोज चिल्ड्रन हुज पैटर्नल रिलेटिव्स हैव सच प्रॉब्लम्स, विशेषकर उन बच्चों में जिनके पैतृक मतलब पिता के साइड से रिश्तेदारों की कोई ऐसी समस्या हो, ऐसे बच्चे जिनका एवरेज टू सुपीरियर आईक्यू हो,
मोर ऑफन इन बॉयज एज कम्पेयर टू गर्ल्स, या फिर मोर ऑफन इन चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं उनके अंदर ज्यादा पाया जाता है, ऐसा ये बोल रहे हैं। 16 का मार्क करेंगे जल्दी से। 16 का 16 का 1 मार्क करे हर्ष ठाकुर। देखो इसको अगर ऑप्शन को यहाँ पढ़ोगे तो ये जो सारे 2, 3 और 4 ऑप्शन है ना, ये तो अजीब सा ही ऑप्शन है। ठीक है, उषा शर्मा 16 का भी नहीं आएगा भाई ना। ऐसा किसने कह दिया कि जो एवरेज बच्चे हैं और जो सुपीरियर बच्चे, पता है 140 आईक्यू वाले होते हैं सुपीरियर बच्चे। ठीक है, 140 प्लस आईक्यू वाले होते हैं सुपीरियर बच्चे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है भाई। 2, 3 और 4 बिल्कुल आपके रोंग है। आपका जो 1 ऑप्शन है वो यहाँ पर ठीक है। 16 का 1 किसने दिया है? सबने ही दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक यूज टू एड्रेस शटरिंग। शटरिंग को दूर करने के लिए किस तकनीक का आप इस्तेमाल करेंगे? मतलब बच्चा तुतलाता है, हकलाता है, आप कह सकते हो। ठीक है, हकलाता है बच्चा, तुतलाता नहीं है, मतलब हकलाता है। ठीक है, चलिए स्पीच समझ की प्रॉब्लम है बच्चे को, तो आप कैसे ठीक करेंगे बच्चे की? पर्पसफुल स्पीच, प्रैक्टिकल स्पीच, डिलेड स्पीच या फिर प्रोलोंग्ड स्पीच। 17 का मार्क करेंगे, 17 का मार्क करेंगे। एक बार चेक कर लो हर्ष ठाकुर, एक बार चेक कर लो, क्योंकि ये नहीं आएगा। 17 का 1 नहीं आएगा। 3, 17 का बी, नहीं नहीं 3 तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता। 3 क्यों मार्क कर रहे हो आप? चलो मैं बताती हूँ। इसका जो आंसर आएगा ना वो आपका आएगा बी बी बी। इसमें फंस गए सारे। 17 का 4 आएगा भाई। ठीक है, प्रोलोंग्ड स्पीच। प्रोलोंग स्पीच मतलब आप बच्चे को थोड़ा लंबा बुलवाइए। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चे में ना फ्लुएंसी आएगी बोलने में, क्योंकि उसको बोलने संबंधी समस्या है ना, तो आप उसको प्रोलोंग स्पीच करवाइए, लंबा बुलवाइए उससे। ठीक है, तोड़ के और फिर लंबा बुलवाइए उससे। तो 17 का ना 4 आएगा, प्रोलोंग स्पीच। ठीक है, मनोज 8 ने आंसर दिया है 4। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 18, एज पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 हु इज टर्म्ड एज डीफ। डीफ किनको जो है एक तरीके से माना गया है 2016 वाले एक्ट में, मतलब जिनको सुनाई और सुनने संबंधी, मतलब जो श्रवण लोस आप इसको कह सकते हो, वो जो श्रवण लोस है वो कितना डीबी होना चाहिए है, कितना डीबी होना चाहिए? 18 का मार्क करेंगे। 70 होना चाहिए, मैंने अभी पीछे भी शायद बोला है ये। 80 होना चाहिए, 90 डेसिबल बोला गया है, या फिर 60। कितना भाई होना चाहिए लोस, तभी वो डीप की कैटेगरी में आएगा, तभी आएगा वो डीप की कैटेगरी में। कितना? 18 का 1 दे रहे हैं हर्ष ठाकुर, और दो भाई फटाफट से। 18 1, 18 डी भाई। 18 का आंसर जो आएगा ना वो 1 आएगा। ठीक है, 70 डेसिबल हियरिंग लॉस होना चाहिए दोनों कान में, दोनों ईयर में। जो मैंने आपके साथ पूरी 21 जो डिसेबिलिटी थी ना, वो पिक्चर्स के साथ आपके साथ डिस्कस करी थी थ्योरी वाली वीडियो में, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम पर आज भी डाला है। उसमें ये है, उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, कि आंखों का है तो कितना, और सुनना है तो कितना कम होना चाहिए, कितना आपका लॉस होना चाहिए सुनने वाला। ठीक है, श्रवण लॉस आपका कितना होना चाहिए। तो 18 का जो भी यहाँ पर 1 मार्क कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 70 डेसिबल जरूर ध्यान में रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, 19 क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज नॉट मेंशन्ड इन पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। ये पीडब्ल्यूडी एक्ट की बात हो रही है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की बात नहीं हो रही है। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 की बात हो रही है। तो इसमें किसको मेंशन नहीं किया गया है? कंपलसरी एजुकेशन को मेंशन नहीं किया गया है। अर्ली डिटेक्शन यानी कि जो डिसेबिलिटी है उसका जल्दी से पता लगाया जा सके, उसको मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि नोट लिखा है, ये जरूर देखना। सोशल सिक्योरिटी, इनकी सामाजिक सुरक्षा की बात नहीं करी गई है, या फिर गैर भेदभाव की, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। बताओ क्या बात नहीं करी गई है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में? 19 का मार्क करेंगे सभी लोग। 19 को मार्क करिए।
कंपल्सरी एजुकेशन, अर्ली डिटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। 19 हर्ष ठाकुर 1 मार्क कर रहे हैं, दीक्षा शर्मा भी 1 मार्क कर रहे हैं, अंतल प्रभा 2 मार्क कर रहे हैं, संजय कुमार साहू 1 कह रहे हैं, उषा शर्मा B कह रहे हैं। जिसने 1 मार्क किया वो बिल्कुल सही है। कंपल्सरी एजुकेशन की बात पीडब्ल्यूडी एक्ट में नहीं होती है। ये कब बात होती है? ये आपकी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में होती है, ठीक है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में बात हो रही है कंपल्सरी एजुकेशन की। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन बच्चों को दी जाएगी, और वो भी 6 से 18 वर्ष के बच्चों को। ये भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। 6 से 18 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी शिक्षा की बात करी गई है। वो भी किसमें? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में। पीडब्ल्यूडी एक्ट में अर्ली डिटेक्शन की बात करी गई है, सोशल सिक्योरिटी की बात करी गई है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की भी बात करी गई है, लेकिन कंपल्सरी एजुकेशन की बात मनोजाट जी नहीं करी गई है, ठीक है। तो 19 का ए आप मार्क करेंगे यहां पर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, 20 क्वेश्चन। चलो इसमें देखो भाई, पीडब्ल्यूडी एक्ट जो है उसको और मतलब क्या क्या उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, ये फुल फॉर्म है इसकी, मतलब बेसिकली पीडब्ल्यूडी एक्ट की बात करें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, इन बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है। जितने भी डिसेबिलिटी वाले, सिर्फ बच्चे नहीं सभी लोग, इनको समान अवसर दिए जाएंगे, समान अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और इनका जो रिजर्वेशन है पीडब्ल्यूडी एक्ट में वो 3% है, ये भी पता होगा ना। पीडब्ल्यूडी एक्ट में जो 1995 वाला है, इनको रिजर्वेशन 3% का दिया गया है, जबकि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है इसके अंदर जो रिजर्वेशन है वो आपका 3 से कितना हो गया है? 4% हो गया है, ठीक है, जॉब के अंदर, और 3 से 5% जो आपकी हायर एजुकेशन है उसमें हो गया है, ठीक है। ये आपकी गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। ये रिजर्वेशन भी ध्यान में रख लेना भाई, कितना कितना है। पहले 3% था, ठीक है, पीडब्ल्यूडी एक्ट में, और इसको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इनके राइट का प्रोटेक्शन और इनकी फुल पार्टिसिपेशन, समाज के अंदर पूरी भागीदारी, इनको बिल्कुल भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, ये सुनिश्चित करता है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, जिसको रिप्लेस करके कौन सा हमारा एक्ट आया है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आया है, ठीक है। चलो 19 का 4 नहीं चलो 20 में देखो भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 20 देखती हूँ मैं कौन सही करता है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। 20 देखती हूँ कौन सही से करता है। दिख रहा है, विजिबल तो है। चलो, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, RCI पढ़ाया था मैंने आपको। ये रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ डैश, क्या है ये? ऑप्शन में से चूज करना है आपने, क्या है ये। और ये भी ट्रू और फॉल्स की बात कर रहा है, आपको ये बताना कौन सा फॉल्स और कौन सा ट्रू है। तो ये एक गवर्नमेंट बॉडी है दैट वर्क्स फॉर द डिसएडवांटेज्ड, डिफरेंटली एबल्ड और स्पेशल एजुकेशन नीड्स रिक्वायरमेंट कम्युनिटीज। ये वो सरकारी निकाय है जो वंचित, विकलांग और विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले समुदायों के लिए काम करता है। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अमेंडेड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगर आपने वो वीडियो देखी है ना, और अगर आपने पढ़ा है वो, तो आप इसको बहुत आराम से कर सकते हो। बी सही है या गलत है? या फिर सी, पॉलिसी ऑल्सो फोकस अपॉन रिहेबिलिटेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों, ऐसे महिलाएं, ऐसे बच्चे जो डिसेबिलिटी है जिनके अंदर, ठीक है, जिनमें विकलांगता है, उनके लिए काम करता है ये, उनके रिहेबिलिटेशन पर फोकस है। या फिर ऑर्गेनाइजेशन विद व्यू टू क्रिएट एन एनवायरमेंट, एक ऐसे एनवायरमेंट इनके लिए प्रोवाइड करता है, ठीक है। या फिर ये खुद ही उनके लिए एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें ढंग से मतलब सारी चीजें हो। बताओ ABCD। 20 संजय कुमार साहू जी 2 मार्क कर रहे हैं, चेक कर लो एक बारी। RCI, चलो भाई एक बारी चलते हैं इस पे, है ना, ज्यादा नहीं टाइम लेते हैं। तो भाई ध्यान में रखना, जो RCI है वो आपकी एक गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है। ए आपका बिल्कुल सही है, ये आपकी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो बेसिकली इन सभी लोगों के लिए काम करती है, इन सभी के रिहेबिलिटेशन के लिए काम करती है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है ये भाई, ठीक है, जिसको अमेंड किया गया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और ये कब किया गया था? 1992 में, ठीक है। तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 भी इसको कहा जाता है, RCI एक्ट 1992, ठीक है। तो अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1992 में ये आया था, ये ध्यान में रखेंगे 20 का, ठीक है। मतलब 2 भी आपका सही है। सी कह रहा है कि स्टैट्यूटरी बॉडी, अच्छा तो बी है, ये रिहेबिलिटेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ औरतों और बच्चों
के लिए ही काम करता है, सबके लिए काम करता है ये, मतलब ये कोई भेदभाव नहीं करता, ठीक है, कास्ट जेंडर सबको बहुत दूर छोड़ करके ये सभी जो भी डिसेबल जो इंसान है, ठीक है, उन सभी के लिए काम करता है। इसके अलावा ये डायरेक्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करता है। आरसीआई का जो मेन एम है, आरसीआई का जो मेन एम है वो उन सभी प्रोफेशनल के लिए है जो लोग इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में जुड़े हुए हैं उनको प्रशिक्षण प्रोवाइड करता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी अच्छी जो सर्विस है वो इस फील्ड में दे सके। साथ ही ऐसे इंस्टीट्यूट जो यहाँ पर ऐसी एजुकेशन चला रहे हैं उनको मान्यता प्रोवाइड करता है, उनको भी कहीं ना कहीं उनके लिए भी मानक जो है स्टैंडर्ड सेट करके देता है, ठीक है। तो आरसीआई डायरेक्ट उनके लिए नहीं करता, ठीक है। चलिए, जो 20 का अगर किसी ने 2 मार्क किया है तो वो बिल्कुल सही है। 20 का 2 किसने मार्क किया वो बिल्कुल सही है भाई। किस किसने मार्क किया है? एक तो मार्क किया है, सभी ने मार्क किया है, बहुत बढ़िया, सबने मार्क किया है। चलो 20 का 2। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैंने लगाया भी है इधर, ठीक है, थोड़ा सा एक बारी देख लो कि जो वो सेम ही चीज है वैसे मैंने जो अभी बोली है। तो आरसीआई जहाँ जो है एक गवर्नमेंट बॉडी है जो किसके लिए काम करती है, जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके जो क्या बोलते हैं एम्पावरमेंट के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए और उनके इंक्लूजन के लिए, ठीक है, यानी कि समावेशन के लिए। भाई हर जगह पर जो है इनको समान अधिकार मिलेगा, इनको भी सोसाइटी में कहीं ना कहीं इंक्लूड किया जाएगा, एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। भाई आप डिसेबल्ड हो तो आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इनके ही फायदे के लिए, इनके लिए ही सारी चीजें जो है आरसीआई जो है देख रेख करती है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी सही है, ठीक है, जो कि 1992 के तहत आपके लिए जो है आई जाती है पार्लियामेंट के तहत। तो आरसीआई एक्ट 1992 इसको भी कहते हैं। इसका जो एम है, जो उद्देश्य है वो क्या है कि रिहैबिलिटेशन ऑफ प्रोफेशनल्स, मतलब ऐसे प्रोफेशनल जो इस फील्ड में काम करें उनको क्वालिटी ट्रेनिंग और एजुकेशन दे रहा है, क्योंकि उनको जब ये क्वालिटी ट्रेनिंग और एजुकेशन देंगे तो वो जब आगे जाकर के अपनी सर्विस देंगे तो बढ़िया तरीके से देंगे, ठीक है। एक इंप्रूव्ड चीजें वहां पर आएंगी और सभी लोगों तक सारी चीजें बढ़िया तरीके से जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा ये भी कह रहा है कि ये स्पेसिफिकली सिर्फ वुमेन और बच्चों पर केंद्रित नहीं है, बल्कि जेंडर और एज को ना देखते हुए सभी पर्सन के लिए है जो भी डिसेबिलिटी के दायरे में आते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये भी यहां पर इन्होंने बताया है, ठीक है। चलो, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में आप सभी को पता चल गया होगा। बाकी थोड़ा मैंने और डीप में बताया था जब थ्योरी करवाई थी। इन विच ईयर द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी वाज हेल्ड। अब ये आपका फैक्चुअल है जो आपको बिल्कुल पता रहना चाहिए। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? जल्दी से मार्क कर दीजिए, किस वर्ष आयोजित किया गया था। मैम डिसेबिलिटी टॉपिक दी, अच्छा पंजाबी में ये डिसेबिलिटी टॉपिक दी, थ्योरी क्लास दी, पीडीएफ एंड कुछ होर टॉपिक जिस दी पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं मिल रही, प्लीज सेंड कर दो पीडीएफ। अच्छा पीडीएफ मांग रहे हो, पीडीएफ वैसे तो मैंने डाल रखी है बट शायद इसकी ना भी हो पीडीएफ, ठीक है। तो वो आपके नोट्स आप बना सको, खुद से लिख के देख सको, खुद से अपने नोट्स बना सको, इसलिए नहीं डाल रखी है। बाकी ये भी जो आपके सेशन प्रैक्टिस के चल रहे हैं इनकी पीडीएफ मैंने डाल रखी है टेलीग्राम पर। 21 का बता दो फटाफट से। सी मार्क कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जवाब है आपका। 13 दिसंबर, हाँ 13 ही दिसंबर है 2006। चलो नेक्स्ट पे चलो, 22 क्वेश्चन पर चलते हैं। अगेन आरसीआई का है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 पास्ड इन द पार्लियामेंट वाज क्रिएटेड टू रेगुलेट मैन पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ। संसद में पारित भारतीय पुनर्वास परिषद, जो कि हिंदी में बोली जाती है, ये के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में जनशक्ति विकास कार्यक्रमों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था? चलो, एजुकेशन फॉर ऑर्फन के लिए है आरसीआई, एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल्स विद स्पेशल नीड के लिए है, या फिर एजुकेशन फॉर डेलिंक्वेंट्स के लिए है, एजुकेशन फॉर ट्राइबल्स के लिए है? चलिए इसमें सोचना ही क्या है। 22 का मार्क कर दीजिए जल्दी से। ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जा रही है, क्वेश्चंस की पीडीएफ कौन कह रहा नहीं मिल रही है, मैं उसी टाइम सेंड कर दे रही हूँ आपको। फाइल में जाओ, ठीक है, जब चैनल पर जाओगे ना तो
चैनल जो प्रोफाइल फोटो होती है ना उसके साइड में आप क्लिक करेंगे ना मेन मतलब चैनल के ऊपर, तो आप फाइल में जाओ, फाइल में आपको मिल जाएगी और सेम नाम से ही डली रहती है। ठीक है, बताओ जल्दी से भाई। 22 का, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, स्पेशल नीड के लिए, बिल्कुल सही बात है, आर्शा इनके लिए ही काम करती है, बाकी नहीं। चलो नेक्स्ट है 23, द लीगल प्रोविजन दैट मैंडेट्स पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टू बी एक्सेसिबल टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज इज अंडर, यानी कि ऐसे लोग जो डिसेबिलिटी है जिनको, उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ ऐसी सुविधाएं लाई जाए भाई ये भी अच्छे से ट्रैवल कर पाए। ठीक है, विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक परिवहन को सुलभ बनाने के लिए कानूनी प्रावधान निम्नलिखित में से किसके तहत आता है? चलिए इसमें भी कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, जल्दी से मार्क कर दो भाई। इक्वल अपॉर्चुनिटी एक्ट, इंक्लूसिव ट्रांसपोर्टेशन एक्ट, पब्लिक फैसिलिटी एक्ट या फिर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। 23 को मार्क करेंगे। 23 का 1, बहुत बढ़िया भाई, राइट ऑफ RPWD एक्ट के तहत ये कही गई है। ठीक है, आपने बाला का नाम सुना होगा ना, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, मतलब स्कूल्स के अंदर क्या हो रहे हैं भाई, रैंप बन गए हैं, अगर कोई बच्चा व्हील चेयर पे आता है तो आराम से जा सकता है। कोई भी आप पब्लिक बिल्डिंग अगर देखते हो, हॉस्पिटल हो गया, कोई भी चीजें, ठीक है, तो वहां पर भी आपको ये सुविधा देखने को मिलेगी, व्हील चेयर आपको हर जगह मिलेगी, चाहे आप कहीं मूवी जा रहे हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन कब आता है भाई? अंतरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस कब आता है, जल्दी बताइए। 24 का, 24, 3 दिसंबर, 10 दिसंबर, 2 दिसंबर या फिर 6 दिसंबर? 24 का आप आंसर मार्क कर रहे हो 1, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है, बहुत बढ़िया। चलो आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, आई मस्त से। ठीक है, 25, बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस अपनी प्रैक्टिस करते रहो, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। द राइट ऑफ पर्सन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 एंश्योर्स द राइट ऑफ चिल्ड्रन। बताओ, अब बताओ, कुछ नहीं समझाना इसमें, बताओ जल्दी से, कितने साल से कितने साल तक के बच्चे के लिए है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन? 25 की बात हो रही है यहाँ पर, क्वेश्चन 25 मतलब 24 का ए गया, 24 ए ही था शायद उसका। दीदी स्मार्ट बोर्ड कब आएगा? अभी बहुत दूर है स्मार्ट बोर्ड, तो बहुत 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 दूर है। ठीक है, आप लोग शेयर करो, आप लोग देखा करो वीडियोस को, सभी को शेयर किया करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। जब मतलब ये लगता है ना कि भाई मतलब फ्री कंटेंट मिल रहा है, तो कई बार ना उस चीज की उतनी वैल्यू भी नहीं हो जाती है ना। मतलब ये है वो जनरल चीजें हैं, हम कई बार यही सोचते हैं कि लाइक जो पहले से इस फील्ड में है उन्हीं मतलब वो ही सही कराते होंगे करके, मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। चलिए 24 का डी, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, 25 का 4 ही आएगा। 6 to 18 ईयर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, जो कि RTE में भी हमने पढ़ा है और RPWD एक्ट भी यही कहता है कि जो बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड की जरूरत है, जो स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चे हैं, उनके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 6 से 18 वर्ष की होगी। जो नॉर्मल बच्चे हैं, जब हमने RTE पढ़ा था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो हमने पढ़ा था 6 से 14 वर्ष का। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष आप मार्क नहीं करेंगे, ये नॉर्मल बच्चे वाली बात कर रहा है कि इनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। जब बात हो रही हो डिसेबिलिटी वाले बच्चे की, तो फिर 6 से 18 वर्ष के बच्चे आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चंस थे आपके सारे, यहाँ पर 25 क्वेश्चंस थे, आपके आंसर्स मैंने यहाँ पर बढ़िया से चिपका दिए हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर आपको कोई समस्या है तो मुझे बता दीजिए 1 मिनट के लिए। ठीक है, अदरवाइज फिर कोई टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे आपका। 25 क्वेश्चन हमने कराए हैं, कैसे लगे आपको क्वेश्चन जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। कोई भी अगर आपको चेंज करवाना है किसी भी चीज का, तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक यू सो मच। बस मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूंगी, आपके लिए कंटेंट लाती रहूंगी, बस आप ऐसे प्यारे प्यारे मैसेज कर दिया करो। बाकी तो कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल पूरा 1 दिन लग जाता है, पता है, पूरा 1 दिन क्वेश्चंस को लाओ, टाइप करो, बहुत सारी चीजें, फिर बीच में एक्सप्लेनेशन भी लगानी पड़ती है, क्योंकि कई बार नहीं आता है समझ में, है ना, तो वो एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। और मुझे ना ये तरीका बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि क्योंकि बच्चे हर प्रकार के बच्चे होते हैं, हर तरीके के बच्चे होते हैं भाई। किसी को सिर्फ क्वेश्चन करना पसंद है तो वो उनको छोड़ सकता है ना, उनको आगे बढ़ सकता है, किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, तो मुझे लगता है कि ये ठीक तरीका है यहाँ पर।
मैम एस्टेट कब है? एस्टेट दिसंबर में ही है, ठीक है, एस्टेट दिसंबर में ही होगा, फर्स्ट वीक में ही होगा, बाकी कंफर्म कुछ नहीं है, बट एस्टेट ने तो दिसंबर का अपना एक ठप्पा लगाया हुआ है कि दिसंबर में एस्टेट होना कंपलसरी है, तो अभी भी एस्टेट में ही होगा। और एस्टेट के लिए क्लासेस जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी 101%, ठीक है, कंप्लीट 90 मार्क्स की। चलो, हाँ पढ़ लिए मैंने, सबके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ लिया, मुझे शांति मिलेगी। चलिए अब चलते हैं, ठीक है, गुड नाइट, आप सभी लोग पढ़ते रहिए, है ना, अभी टाइम बहुत कम रह गया है, बहुत कम आपका टाइम रह गया है, और क्योंकि सारे एग्जाम आपके हो चुके हैं, और मेरे पास आप सभी ने पेपर भेजा है, पीजीटी का भी भेजा है, आई थिंक एनटीटी का भी भेजा है, तो देखते हैं कल उसके जो जनरल सेक्शन के आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आया हुआ है वो सोल्व करेंगे, ठीक है, देखते हैं। और आईसीटी का भी मैं ट्राई करूंगी पक्का, कुछ क्लासेस तो मैं आपको दे ही सकती हूँ आईसीटी की, ठीक है। चलिए खत्म करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।